नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। वीडियो स्पॉन्सर किया गया है जी एकेडमी के द्वारा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज सेल। सेल जिसको हिंदी में कोशिका बोला जाता है, एक्चुअली में है क्या ये? तो ये तो आपको पता ही है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं भाई? कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना? किडनी, लंग्स। ऑर्गन्स किससे बनता है? टिश्यूज से। अलग अलग तरीके के टिश्यूज मिलते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरीके के सेल्स के बने होते, जाहिर सी बात है। तो एंड ऑफ द डे है क्या? सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका? टिश्यूज का। और मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए, सेल्स टिश्यूज में भी प्रेजेंट है, ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट है और पूरी एंटायर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसी बेस पे बोला जाता है कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और क्या बोला जाता है? और ये भी बोला जाता है एक फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि एट द एंड वर्क कौन कर रहा है? सेल ही तो वर्क कर रही है, जो कि मिलके एक टिश्यूज बना रही हैं। लेकिन है तो ग्रुप ऑफ सेल्स ही ना, टिश्यूज। और कई सारे टिश्यूज मिलके फिर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं, है ना? तो एंड ऑफ द डे बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स ही तो है। तो इसी तरीके से सेल को डिफाइन किया गया है। सेल्स क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किन का है फंक्शनल यूनिट? सारे के सारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, सबका क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। अब एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं। बेसिक सी चीज़ क्या है? अमीबा को देखो ध्यान से। अमीबा एक प्रोटिस्टा होता है जो कि सिंगल सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर जिसे हम बोलते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अमीबा हमारा क्या है? यूनिसेलुलर है। और अमीबा किस कैटेगरी का है? प्रोटिस्टा। ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा की इरेगुलर शेप होती है अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये समझनी है कि ये सिंगल सेल है। अब होता क्या है, कई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कई सारी सेल्स होती है, आपस में जुड़ी होती हैं। तो होता क्या है, कभी कभी इस सेल का जो फंक्शन होता है वो इस पे डिपेंडेंट होता है, इस सेल का जो कभी कभी फंक्शन होता है वो इस पे डिपेंडेंट होता है। तो अमीबा के केस में क्या हो रहा है, ये सिंगल सेल के फंक्शन में किसी भी चीज में किसी और सेल की डिपेंडेंसी नहीं है ना? सिंगल सेल अपने आप ही फंक्शन कर रही है अपनी सर्वाइवल के लिए। आई बात समझ में? तो यहां पे हो क्या रहा है, सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब एक चीज और समझते हैं, इस ही सिंगल सेल के अंदर हो क्या रहा है, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी क्या हो रही है? विद इन सेल ही तो हो रही है, बाहर तो नहीं हो रही। सेल के अंदर ही हो रही है सारी की सारी। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है और जितने सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सेल के अंदर ही हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? ताकि अमीबा सर्वाइव कर सके। क्लियर? परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब अगली चुनौती जो सामने आती है वो क्या है? वाई डू ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ही क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होता? इस चीज़ का आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, जब सेल की डिस्कवरी हुई थी ना रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये चीज़ मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा आपको किस तरीके से हुई थी। तो सेल्स को ना कुछ इस तरीके से देखा गया था, बार्क में, ट्री की किसी बार्क में, छार में बोलते हैं। बार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? छार। तो सेल्स को ना कुछ इस तरीके से देखा गया था। और आप ऑनियन को पील करके देखेंगे उसके ऊपर की लेयर, तो वो भी कुछ ऐसे दिखेंगे ऑनियन सेल्स। तो अभी समझने के लिए बस ऐसे समझते हैं कि सेल्स को जब फर्स्ट टाइम देखा गया था तो इस तरीके से कुछ नज़र आ रही थी सेल्स। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? एक तो ये बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि ये क्या है, कंपार्टमेंट की तरह है कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये क्या है, एक तरीके के लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स हैं। चेम्बर की तरह तो दिख ही रहे हैं। और इन चेम्बरों के अंदर क्या हो रही है भाई?
रिएक्शंस हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, अलग अलग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिससे कि पूरा इंटायर बॉडी क्या है, जी रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहा है। ठीक है, जायज़ सी बात है। सेल्स क्या है जनरली? लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स है। क्या है? लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स। अब एक चीज़ और है, इन सेल्स के अंदर ना, अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं, इन सेल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके का इन्वायरमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी बायोकेमिकल तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, पाथवेज अलग अलग हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं पाथवेज। अब समझने वाली ये बात है कि वो सारे क्या हो रहे हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। होती है ना रिएक्शंस, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शंस होती है उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कराया जाता है। लैब के अंदर तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही करवाते हैं, है कि नहीं, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर एक सुटेबल स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे कि ये सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। आई बात समझ में? तो इनके अंदर, सेल्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल तरीके का एनवायरनमेंट होता है। तो लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स विच हैज़ स्पेशल एनवायरनमेंट। अब एक चीज़ और समझते हैं, वो चीज़ ये है कि भाई जायज़ सी बात है, सेल है तो सेल के अंदर केमिकल्स भी होंगे जिनके द्वारा रिएक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो होता क्या है, जो सेल के अंदर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल्स जो होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी क्या रहता है, बैलेंस रहता है, स्टेबल रहता है एक तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अब आपकी बॉडी काम कर रही है, कोई ऑर्गन मिसिंग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसमें। तो इसी तरीके से सेल के अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन केमिकल्स का जो कॉम्पोजिशन होता है, उन केमिकल्स की जो मात्रा होती है वो क्या रहती है, बैलेंस रहती है, मेंटेन रहती है। आई बात समझ में? तो केमिकल कॉम्पोजिशन इज बैलेंस्ड विद इन इट्स बाउंड्री। और देखा जाए तो जनरली ये क्या है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है सेल के अंदर। क्या है? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अगर इस बाउंड्री की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये बाउंड्री क्या है, सेल वॉल। और एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो ये बाउंड्री किसकी बात हो रही है, सेल की जो बाउंड्री है, ये आउटर लेयर, ठीक है, जो फोस्फोलिपिड की बनी होती है। तो एनिमल सेल के अंदर किसकी बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों धीरे धीरे डेप्थ में चलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत मस्त सा एग्जाम्पल, जिससे कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखो, एक टर्म आती है होम्योस्टेसिस। क्या आती है? टर्म होम्योस्टेसिस करके आती है। होता क्या है भाई, मान लो विंटर्स हैं और एक तरफ क्या है, समर्स हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होना चाहिए। सब विंटर्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब विंटर्स में जब टेम्परेचर कम होता है तो भाई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहना चाहिए ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसपे कि अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हर एक सेल का मेंटेन होना चाहिए। तो विंटर्स में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ फंक्शन ऐसे प्रोसेस करेगी जिससे कि सेल का, हर एक सेल का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी हीट को कंजर्व करके रखती है, बचा के रखती है विंटर्स के केस में, जिससे कि हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके, जिससे कि हमारी सेल्स बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। जाहिर सी बात है, सेल सर्वाइव करेंगी तभी तो बॉडी सर्वाइव करेगी। इसी तरीके से समर में क्या होता है, एक्सेसिव हीट होने के कारण हीट को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है बॉडी से प्रोसेस करके, जिससे कि सेल का टेम्परेचर ज़्यादा भी ना जाए। ज़्यादा जाएगा तो तब भी सेल के लिए खतरा है ना। टेम्परेचर अगर कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो भी सेल के लिए खतरा है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस पे इफेक्ट पड़ेगा। समर्स के केस में हीट को ड्रेन आउट करती है बॉडी, सेल्स, और विंटर्स के केस में हीट को कंजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, विंटर्स में इसी वजह से हमारी बॉडी या हमारी सेल सर्वाइव कर पाती है। समर्स में भी इसी तरीके से हमारी सेल सर्वाइव कर पाती है। और यही जो बैलेंस करके रखना होता है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है, जो लिविंग सेल क्या करती है, कीप इट्स इनसाइड केमिकल कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड विद इन इट्स बाउंड्री। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी होम्योस्टेसिस की, तो ऑल लिविंग सेल्स कीप इट्स इनसाइड chemical composition and temperature balanced within its boundary for its survival। आई होप आपको होम्योस्टेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है वो भी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी पूछ सकता है कभी कभी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई तो 3 काम कर देना, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा, समझाऊँगा 0 से लेकर 100% तक।